Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, issue of shares. Issue of shares जो चैप्टर है वो कंपनीज अकाउंट्स का पार्ट है. कंपनी अकाउंट की जो आपके पास बुक होगी, कुछ बच्चों के पास अगर पुरानी बुक है तो सेपरेट बुक है कंपनीज अकाउंट्स की, जिसके अंदर इश्यू शेयर, इश्यू डिबेंचर एंड रिडम्पशन और डिबेंचर 3 चैप्टर आते हैं. कुछ बच्चों के पास जो बुक है उसके अंदर एनपीओ के साथ कंपनी अकाउंट दिए हुए हैं, और कुछ बच्चों की जो एनपीओ बुक है एनपीओ के साथ पार्टनरशिप बुक दी हुई है और कंपनी अकाउंट की अलग से बुक है. तो सेपरेट पोर्शन है कंपनीज अकाउंट्स का. तो 3 चैप्टर्स इसके अंदर कवर होते हैं, इश्यू शेयर्स, इश्यू डिबेंचर एंड इश्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. तो पहला जो चैप्टर आता है इश्यू शेयर्स, तो उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम. लेकिन शेयर्स को पढ़ने से पहले हम कंपनी अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या चीज़ होती है. प्रीवियस जो आप क्लास +1 क्लास, उसके अंदर आपने जो टॉपिक कवर किया वो था सोल प्रोप्राइटरशिप की बुक्स. और +2 क्लास के अंदर अभी तक जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे, हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक पार्टनरशिप अकाउंट्स और एक एनपीओ के हमने अकाउंट्स पढ़ने सीखे. पार्टनरशिप और जो प्रोप्राइटरशिप की बुक्स तैयार की जाती थी वो थी फर्म की बुक्स. मतलब एक फर्म होती है और एक होती है कंपनी. फर्म्स की जो बुक है उसमें 2 पार्ट हमने मेनली पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. एंड अभी जो हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कंपनी अकाउंट. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड कंपनी. देखो, जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप जो बुक्स पढ़ी हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने तैयार की हैं, उनके अंदर हमने कुछ लिमिटेशंस देखी कि अगर हम बिजनेस को बड़े बहुत लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहते हैं तो हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से बिजनेस को बड़े स्केल पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ रिस्क फैक्टर उस लेवल का रहता है कि मतलब सभी पार्टनर्स रिस्क बियर नहीं करना चाहते, कैपिटल की प्रॉब्लम रह जाती है, उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते. हम अपने बिज़नेस को एक बड़े स्केल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत होती है. अब अपनी कैपिटल हम खुद इतनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें पब्लिक की ज़रूरत पड़ती है, या हम कैपिटल को और तरीके से शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ती है. तो कंपनी क्या है? कंपनी इज़ an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal. कंपनी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं. कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. सबसे पहले तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है. मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो पर्सनल में आपने पढ़े नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक रियल पर्सन की तरह काम नहीं करती, लेकिन रियल पर्सन जो काम करते हैं, जिस तरीके से डील करते हैं उसी तरीके से कंपनी डील करती है, लेकिन नेचुरल नहीं होती. तो इसलिए कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है. कंपनी आप बनानी है आपको कंपनी, तो आपको इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में हो जाते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी इन द सेंस कंपनी की अपना एक एग्जिस्टेंस है. मीन्स जो कंपनी अपने नेम से एसेट्स परचेज कर सकती है, लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर सकती है, कंपनी के नेम से ही सारी डीलिंग होती है. तो कंपनी की खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. मतलब अगर हम लेके चलें, इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन द ओन नेम एंड कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम एंड कैन आइदर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सिंस ए कंपनी हैज़ ए लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, एंड ए क्रेडिटर ऑफ सच ए कंपनी कैन स्यू ओनली द कंपनी फॉर इज डेट एंड नॉट एनी ऑफ इट्स मेंबर. मतलब कंपनी की अपनी एक लीगल एंटिटी है. कल को किसी मेंबर को कोई क्लेम करना है, किसी पर्सन को, किसी क्रेडिटर को, मेंबर इन द सेंस किसी क्रेडिटर को क्लेम करना है, तो कंपनी पे क्लेम करेगा, कंपनी के मेंबर्स पे क्लेम नहीं कर सकता. कंपनी अपने नेम पे ही एसेट परचेज कर सकती है, लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है. तो लीगल पर्सनैलिटी है कंपनी की. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कंपनी क्या एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है. मतलब अगर हम इसको हिंदी में लेके चलें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म, मतलब खुद का एक एग्जिस्टेंस है. मतलब एक मेंबर कंपनी में आ जाए, छोड़ के चला जाए, तो कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. कोई मेंबर ऐड हो जाए, कोई मेंबर छोड़ के चला जाए, तो कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लिमिटेड लायबिलिटी. सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में हम पढ़ते थे कि जो पार्टनर्स और ओनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है. जितने शेयर की वैल्यू है उस शेयर तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है. 10 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपीज़ तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है. कॉमन सील. अब देखो, कंपनी जो काम करती है उसका खुद का एक लीगल एंटिटी है. तो जो कंपनी पे काम करते हैं वो जो डायरेक्टर्स हैं वो
एज एन एजेंट कंपनी के लिए काम करते हैं। तो जो डायरेक्टर डील करते हैं तो वहाँ एक कॉमन सील होती है, उस कॉमन सील से ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को आगे रिकॉग्नाइज किया जाता है। सिंस द कंपनी हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर मस्ट बियर द सील ऑफ द कंपनी, स्टैम्प बोल देते हैं जिसको हम, एंड द कॉमन सील एक्ट एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो उस कॉमन सील पे ही कंपनी के सब डीलिंग होने वाली है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इक्विटी शेयर्स जो हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं शेयर्स के बारे में, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दो तरह के शेयर्स हैं, तो कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बाद। उसके बाद आते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। ये तो हमने जब पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तब भी पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है वहाँ ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेम पर्सन्स की होती है। मतलब जो पार्टनरशिप के ऑनर्स हैं वही उनके मैनेजर्स हैं, वही पार्टनरशिप फर्म को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऑनर्स और मैनेजर अलग होते हैं, ऑनर और मैनेजमेंट अलग होती है। कंपनी के ऑनर होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, ठीक है। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है और ऑनरशिप अलग अलग होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है जो मेनली जो डिफरेंस क्रिएट करता है पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड कंपनी के अंदर। वहाँ फर्म के अंदर मैनेजमेंट और ऑनरशिप सेम पर्सन्स की होती है, यहाँ ऑनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट पर्सन्स की होती है। तो ये कंपनी के फीचर थे, यही कंपनी की डेफिनेशन थी। अब काइंड्स ऑफ कंपनी ऑलरेडी हम +1 क्लास के अंदर कंपनी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर कंपनीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, वो सब एक बार हम फिर भी रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, तो आपको जितना भी थ्योरी है फर्स्ट सम से पहले जितनी भी थ्योरी है सब अच्छे से रीड करनी है। आफ्टर देन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके प्रैक्टिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो काइंड्स ऑफ कंपनी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मेनली हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर 3 कंपनीज आती हैं, अनलिमिटेड, लिमिटेड एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी मतलब मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ये कंपनी इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती, मतलब इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी नहीं मिलती है। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जो कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी है उन्होंने जितनी गारंटी दे रखी है उतने तक ही लिमिटेड है। एंड लिमिटेड बाय शेयर्स ये कंपनी हमारे इंडिया में मिलती है नॉर्मली। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी है दे आर लायबल अप टू वैल्यू ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब जो शेयर्स की वैल्यू है उतने तक वो लायबल हैं, उससे ज़्यादा उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो 3 तरह की कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में फिर भी हम डिटेल पढ़ते हैं। पहले हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, फिर OPC के बारे में बाद में पढ़ेंगे। OPC इन द सेंस 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, प्राइवेट पर्सन्स कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, और पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट डील कर रही है। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का मेनली यही आता है, प्राइवेट पर्सन्स इसको मैनेज कर रहे हैं और पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। तो इसके डिफरेंसेस पढ़ते हैं, उनके अंदर से हमें पता लगेगा। पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ मेंबर। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर है मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम मेंबर 200। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड। मतलब प्राइवेट कंपनी में जो हम शेयर्स इशू करते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स को करते हैं, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हम शेयर्स इशू करते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर्स किसी को भी इशू कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी अपने जो शेयर्स इनवाइट करती है वो पूरी पब्लिक किसी को भी इनवाइट कर सकती है। तो इसलिए पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स की मैक्सिमम मेंबर्स की जो वो है, अगर हम लेके चले नंबर्स हैं, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। आफ्टर देन इन्विटेशन टू द पब्लिक है, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी इन्विटेशन पब्लिक को नहीं दे सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर्स के लिए इनवाइट कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द शेयर फॉर ट्रांसफर ऑफ इट शेयर। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी पर्सन अपने शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, preparation of article is mandatory for all private companies and preparation of article is not mandatory in the case of articles
आर नॉट रजिस्टर्ड द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई। कंपनीज एक्ट 2013 मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उनमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कहीं रजिस्टर्ड की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ हम उस सब चीज़ों को डील करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ये नया अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट के अंदर, तो 2013 उसको एक्ट का नेम दे दिया गया। 2013 के अंदर चेंजेस हुए थे। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, तो 1956 से चेंज होकर कंपनीज एक्ट 2013 हुआ है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने जरूरी हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने जरूरी हैं। स्टैच्यूटरी मीटिंग, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैच्यूटरी मीटिंग। प्राइवेट कंपनी के केस में स्टैच्यूटरी मीटिंग को रखना जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर स्टैच्यूटरी मीटिंग जरूरी है विद इन 6 मंथ। इट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैच्यूटरी मीटिंग्स विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड यूज ऑफ वर्ड्स लिमिटेड। प्राइवेटेड कंपनी अपने वर्ड्स के साथ प्राइवेटेड लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है। इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ द वर्ड्स प्राइवेटेड लिमिटेड at the end of its member, only the word limited is used at the end of its name in the case of public company। प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेटेड लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, आपने कहीं पर देखा होगा पीवीटी डॉट लिखा होता है, पीवीटी इन द सेंस कि प्राइवेटेड लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी को सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखना है, उनको प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी ही नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। उसके बाद आती है हमारे पास ओपीसी। ओपीसी इन द सेंस 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो नए एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के बाद से एग्जिस्टेंस में आई है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 पर्सन कंपनी इन द सेंस कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, इसके बारे में क्या आता है? एन ओपीसी मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। जो उसका मेंबर होगा सिर्फ एक ही पर्सन होगा। इसको जो बनाने का मेन पर्पस क्या है? इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, मतलब सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इसको बनाए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस के लिए आप ओपीसी नहीं बना सकते क्योंकि इसका मेंबर एक ही पर्सन होता है। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन द इंडिया कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी। जो इंडियन सिटीजन है और इंडियन रेजिडेंट है वही इसका मेंबर हो सकता है। इंडियन रेजिडेंट आप इनकम टैक्स में आगे जाके पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के क्लासेस में कि रेजिडेंट कैसे बनता है, क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं। तो नॉर्मली रेजिडेंट होते हैं जिसने इंडिया के अंदर लास्ट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज इंडिया में लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने पूरा साल इंडिया में रहा है वही रेजिडेंट है। कुछ रूल्स होते हैं इनकम टैक्स में आके जाके पढ़ेंगे आप। तो 182 डेज अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया में है, तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बना जाता है, तो वो पर्सन इसका मेंबर हो सकता है। आफ्टर देन आते हैं इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी 1 लाख। इसकी जो कैपिटल है 1 लाख होनी चाहिए। एन ओपीसी कैन हैव मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। इसके मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ओपीसी अपने आप पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 years हैज एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कन्वर्जन इज मैंडेटरी। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब कंपनी स्टार्ट की जाती है तो कम से कम 2 years का इनका पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, तब कंपनी उसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो ओपीसी है उसके बेनिफिट क्या है? ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ एजीएम नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं हम, एंड क्वेरम फॉर मीटिंग प्रॉक्सीज एटसेट्रा शैल नॉट अप्लाई टू द ओपीसी। मतलब ये सब चीज़ें आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कंपलसरी होते हैं, ओपीसी के अंदर इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब हम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को बनाना ज़रूरी होता है। तो ये 3 तरह की कंपनी थी जो हम पढ़ रहे थे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। आफ्टर देन आते हैं शेयर्स, जो हम इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। नेम से ही आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको प्रेफरेंस दी जाती है किसी न किसी चीज़ की, किस चीज़ की वो आगे बढ़ते हैं। एंड इक्विटी शेयर्स जिनको किसी चीज़ की प्रेफरेंस नहीं मिलती है। तो किस चीज़ की प्रेफरेंस मिलती है? 2 चीज़ों की प्रेफरेंस मिलती है।
सबसे पहले अगर डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। एंड जब कंपनी वाउंड अप होती है तो पहले जो पेमेंट की जाती है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जाती है। प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल करने के बाद अगर हमारे पास कुछ पैसा बचता है तो हम पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स की। अब प्रेफरेंस शेयर के कई पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड कम्युलेट होता रहता है, मतलब अगर आपको 1 ईयर डिविडेंड नहीं मिला, 2 ईयर्स डिविडेंड नहीं मिला तो 3rd ईयर तीनों सालों का डिविडेंड मिलेगा। और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड आपको 1 साल में नहीं मिला, दूसरे साल नहीं मिला तो तीसरे साल का ही डिविडेंड मिलेगा, पीछे 2 सालों का डिविडेंड नहीं मिलेगा। आफ्टर देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट आता है पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर देन इक्विटी को प्रोवाइड करते हैं। अगर फिर भी बच जाता है तो आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे सकते हैं, सरप्लस का जो पार्ट है वो दे सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, मतलब जो पार्टिसिपेटिंग है, जो सरप्लस में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है हर साल, वो सरप्लस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। आफ्टर देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिडीम करना जरूरी होता है, वापस पे करना जरूरी होता है। नॉर्मली शेयर्स का पैसा वापस नहीं किया जाता। शेयर्स कैसे होते हैं कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, मतलब पब्लिक से, अगर हम पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ें, मतलब शेयर्स इशू करे जाते हैं, पब्लिक को बोला जाता है कि हाँ आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। तो आपकी जो शेयर कैपिटल होती है, आप अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। तो लोग आपके शेयर्स खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के जो शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो लोग आपके ना शेयर्स परचेज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं कंपनी का 10,000 शेयर्स हो तो वो बन जाएंगे आपके 1 लाख, ठीक है। 10,000 बनेंगे तो 10 लाख बन जाएंगे। तो मान लो मैंने 10,000 शेयर खरीदे, 100 रुपये का एक शेयर था, तो टोटल वैल्यू होगी 10 लाख रुपये। तो 10 लाख रुपीज़ का मैं मालिक बन जाऊंगा कंपनी का, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उस कंपनी के अंदर, तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हो गया। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जो हम लोग तो हो जाएंगे शेयर होल्डर, और जो पैसा कंपनी के पास जा रहा है वो शेयर कैपिटल। तो शेयर क्या होते हैं, कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो जो पार्ट्स हैं वो क्या है, शेयर्स, और जो उनको जोड़ के मिलता है सब अमाउंट टोटल, वो शेयर कैपिटल। तो कंपनी नॉर्मली इन पैसे को वापस नहीं करती, इसके ऊपर डिविडेंड देती रहती है। पैसा वापस करना चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन नॉर्मली नहीं किया जाता है। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उनको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिडीम किया जाता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उनको पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जाता। उसके बाद इक्विटी शेयर्स आते हैं, ये सब प्रेफरेंस शेयर्स के पार्ट थे। देखो इक्विटी शेयर्स क्या हैं, जिनको किसी तरीके की कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती और कल को कंपनी वाउंड अप होती है तो उनको पैसा पहले वापस नहीं किया जाता, तो फिर लोग इक्विटी शेयर में पैसे इन्वेस्ट करें क्यों। एक्चुअली क्या होता है कि इक्विटी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं है, आपको डिविडेंड की जो रेट है वो चेंज भी हो सकती है। मतलब इक्विटी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड है वो आपको बहुत सारा भी मिल सकता है, ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इक्विटी जो शेयर्स हैं वो आपके जो शेयर्स की जो डिविडेंड के अमाउंट बहुत बड़े लेवल पे भी बढ़ा सकती है, तो ये रिस्क होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है। जिनके पास वोटिंग राइट है वही कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स का इनके पास राइट होता है, वोटिंग का राइट होता है, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आपकी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। पॉजिटिव सेंस में लेके चलें तो प्रेफरेंस शेयर में जो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है तो कुछ लोग प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग रिस्क बेसिस पे खेलते हैं कि 10 रुपये वाली चीज़ 10,000 भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, तो इसलिए लोग इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर के पास नहीं है, इसलिए जो कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर माने जाते हैं। तो इसके जो डिफरेंसेस थे यही हम पढ़ रहे थे। मेन तो यही आ जाता है कि कल को डिविडेंड मिलेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, कोई एरियर ऑफ डिविडेंड है तो भी इनको मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे रेट फिक्स होती है, इक्विटी शेयर पे रेट फिक्स नहीं होती। कल को कंपनी वाउंड अप होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस किया जाएगा, आफ्टर देन इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता।
इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। कंपनी की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट इक्विटी शेयर होल्डर कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। आफ्टर देन हमारे पास टॉपिक आता है शेयर कैपिटल, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी अपने शेयर्स को अपनी जो कैपिटल है उनको छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर देती है, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। उनको टोटल मैच करके हम उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। मैनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट वेरिंग sums to the company capital, yet there is no separate capital account for each of these individual or institution. There is one consolidated capital account called the share capital account. जो इसकी मीनिंग दिया हुआ था, मीन्स कुछ इंडिविजुअल पर्सन या कुछ इंस्टीट्यूशन मिलकर कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। उनकी जो इंडिविजुअल कैपिटल है ना, जो उन्होंने हमारे पास पैसा इन्वेस्ट किया है, उनकी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी की क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल। तो मेनली इसके जो पार्ट्स हैं 3 हैं, ऑथराइज्ड, इश्यू एंड सब्सक्राइब। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कि ऑथराइज और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल होती है जितना कंपनी ने अपनी कैपिटल को ऑथराइज करा रखा है सेबी से, कि हम इतने करोड़ की कैपिटल ऑथराइज कराना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दें इस चीज़ की। अब मान लो कंपनी ने ऑथराइज करा रखी है 200 करोड़ की कैपिटल। 200 करोड़ की कैपिटल, कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो है 10 रुपये, 10 रुपीज़ वैल्यू, तो कंपनी के टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 2 करोड़। कंपनी चाहे तो सारे के सारे शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को। ये तो है ऑथराइज कराया हुआ है कि इतनी टोटल कैपिटल हमारी होनी चाहिए, हम जिसे बिजनेस करना चाहते हैं। कंपनी चाहे तो सारे के सारे शेयर भी इशू कर सकती है, कंपनी चाहे तो उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रख के बाकी शेयर इशू कर सकती है। जिस कैपिटल को इशू किया जाता है उसे बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। जो कैपिटल इशू नहीं की जाती उसे अनइशूड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल बोल देते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है? दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ नॉट इशूड। ऑथराइज कैपिटल जितनी कैपिटल ऑथराइज कराई हुई थी। इशूड कैपिटल जो कंपनी ने इशू की है पब्लिक को। अगर हम पब्लिक के बारे में पढ़ें, प्राइवेट कंपनी है तो वो जो अपने प्राइवेट मेंबर को शेयर्स इशू करती है। जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिकली इशू किए हैं दैट इज इशूड कैपिटल। अब मैंने ऑथराइज कराई सेबी से 200 करोड़ की कैपिटल, उसमें से मैंने 150 करोड़ की कैपिटल इशू कर दी है, लेकिन उसमें से 100 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब करे। मतलब 10 रुपये का शेयर था तो 10 करोड़ लोगों ने मेरे शेयर खरीदे हैं। 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने 10 शेयर खरीद लिए, किसी ने 50 शेयर खरीद लिए, किसी ने 100 खरीद लिए, किसी ने 1000 शेयर खरीद लिए। मतलब 200 करोड़ की कैपिटल ऑथराइज कराई, 150 करोड़ की कैपिटल इशू कर दी, उसमें से आपने 100 करोड़ की कैपिटल लोगों ने सब्सक्राइब की, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल की 90% होना जरूरी है। अगर आपकी इशूड कैपिटल जो है उसका 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो आप अपना कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इशू नहीं कर सकते, आपको लोगों को वो पैसा वापस करना पड़ता है। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता, आप कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं होता कि 90% सब्सक्रिप्शन ईजिली हो जाए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन ईजिली हो जाता है, आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, हो जाता है 90% सब्सक्रिप्शन, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मार्केट में अंडर राइटर्स होते हैं जो कमीशन लेते हैं इस चीज़ के लिए कि आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो हम 90% कंप्लीट करवा देंगे, उसके लिए हमें उनको कमीशन दिया जाता है। उसके लिए हम उनको कमीशन देते हैं जिसे बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। मतलब आपकी इशूड कैपिटल का मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन इन द सेंस जो लोग हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो आप शेयर इशू नहीं करेंगे। 90% सब्सक्रिप्शन कराने के लिए हम अंडर राइटर्स को कमीशन देते हैं, जिसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन पे किया जाता है। तो ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल मतलब जितनी कैपिटल आपने रजिस्टर्ड करा रखी है, ऑथराइज करा रखी है। इशूड कैपिटल जितनी पब्लिक को इशू की है आपने कैपिटल, एंड सब्सक्राइब कैपिटल जितने लोगों ने आपके पास शेयर्स लगाए हैं। तो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। जो हम प्रैक्टिकल सम्स के अंदर कैपिटल शो करते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर ये तीनों ही आती हैं, जब बैलेंस शीट का पार्ट समझेंगे वहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। मतलब जितनी कैपिटल सब्सक्राइब की वो सारा का सारा अमाउंट लोगों ने पे कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ना हम जो कैपिटल का अमाउंट मंगवाते हैं, शेयर्स का अमाउंट पार्ट्स में मंगवाते हैं।
आप चाहें तो सारा अमाउंट इकट्ठा भी मंगवा सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे टॉपिक। आप चाहें तो सारा अमाउंट इकट्ठा ना मंगवा के इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं। तो जितनी कैपिटल सब्सक्राइब हुई थी, लोगों ने हमें सारे के सारे पैसे दे दिए। 10 रुपीज़ का शेयर था, 10 के 10 रुपीज़ पैसे दे दिए, अमाउंट पूरा दे दिया, तो वो कैपिटल होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और अगर लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया तो वो होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो सिर्फ एक ये बेसिक इनके मीनिंग समझने थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाया जाता है। तो उसके लिए पहले हमें कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ना जरूरी है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पढ़ते हैं। अभी जो हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे, सिर्फ उसके अंदर कैपिटल का ही पार्ट पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में कैपिटल का ही पार्ट है, बाकी पार्ट नहीं है। वो पार्ट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट थी। थ्योरेटिकल पोर्शन था, कंपनीज अकाउंट क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। तो आपने फर्स्ट सम से पहले जितनी भी थ्योरी है वो अच्छे से रीड करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को किस तरीके से, कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से शो किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।